द रेशियो ऑफ कार्बन 14 डिवाइड बाई कार्बन 12, यानी कि कार्बन 14 एंड कार्बन 12 का रेशियो इन अ पीस ऑफ वुड इज 1/8 पार्ट दैट ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लियर है। इफ हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज 5730 ईयर्स द एज ऑफ वुड सैंपल। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए भैया कार्बन 14 कुछ और नहीं, ये रेडियो एक्टिव है कार्बन 12 का। अरे हाँ है ना, क्लियर है, ये बात आपको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो जो ये लिखा हुआ है ना लाइनों में, इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स के टर्म में लिखते हैं। कार्बन 14 डिवाइड बाई कार्बन 12 ऑफ, इसका भैया वुड का ना, वुड इक्वल टू कार्बन 14 डिवाइड बाई कार्बन 12, इसको आप 1/8 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे, यही तो लिखा हुआ है 1/8 ऑफ एटमॉस्फियर, यानी कि ये क्या है, एटमॉस्फियर। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना उसको हमने मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है, तो आपको समझ में आना चाहिए और बेहतर तरीके से, है ना। देखिए ये कार्बन 12 हो या फिर कार्बन 14 हो, एट द एंड है तो कार्बन ही। अरे हाँ है ना, बात सही है ना। दैट मीन्स इसको आप लिख सकते हैं कार्बन कंटेंट ऑफ वुड इज इक्वल टू 1/8 ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे हाँ है ना। और बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, कार्बन डेटिंग का फॉर्मूला है। ऐसे ही कार्बन डेटिंग वगैरह हम निकालते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर कार्बन कंटेंट ऑफ वुड लिख देते हैं इक्वल टू 1/8 ऑफ कार्बन कंटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर। अरे हाँ या ना, कर सकते हैं इसको, बिल्कुल कर सकते हैं जनाब, बिल्कुल कर सकते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए एक और बात, क्या, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है ना वो सभी फर्स्ट ऑर्डर की होती है। क्लियर है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। ओके, इससे हमें क्या फायदा हुआ, इससे हम जनाब फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, टी हाफ इक्वल टू 0.6932 डिवाइड बाई के को यहाँ पर हटाकर हम नीचे ले आते हैं और टी हाफ नीचे लेकर जाएंगे, ये यहाँ हो जाएगा टी हाफ। टी हाफ क्या दिया हुआ है 5730 ना, पर उसको लगाने से पहले 5730 लिखने से पहले चलिए टी हाफ ही लिख देते हैं, फॉर्मूला भी तो क्लियर होना चाहिए ना। टी हाफ लिखना होगा हमें T1/2। अब इसको थोड़ा सा क्रैक करते हैं, कार्बन कंटेंट ऑफ वुड, अब जो एटमॉस्फेयर में होगा उसी को तो हम इनिशियल मानेंगे। अरे जो कुछ भी डिसाइड होगा एटमॉस्फेयर से ही तो डिसाइड होने वाला है। अरे हाँ या ना, यस। और जो कार्बन कंटेंट ऑफ वुड है इसको हम n मान लेते हैं, n इक्वल टू 1/8। मैंने बोला एटमॉस्फेयर में जो होगा उसी को तो हम इनिशियल मानने वाले हैं, हाँ या ना, यस। दैट मीन्स इसको हम n नॉट बोल देते हैं, इनिशियल और ये रिमेनिंग, फाइनल वाला रिमेनिंग ना, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं रिमेनिंग, ताकि कंफ्यूजन आपके दिमाग में बिल्कुल ना रहे, है ना, रिमेनिंग। तो n नॉट बाई n क्या आ जाएगा, n नॉट बाई n इक्वल टू 8 आ जाने वाला है। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं, k की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए t पूछा गया ना आपसे, t 2.3032 डिवाइडेड बाई k। क्या इस फॉर्मूले को आपने आज से पहले देखा है, देखा होगा, नहीं देखा है, देखिए लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिमेनिंग, मतलब फाइनल वाला, इनिशियल बाई फाइनल, इनिशियल ये n नॉट है, फाइनल n है, यानी कि इसको आप 8 लिख सकते हैं। बोलिए हाँ कि ना, लिख सकते हैं ना, यस, इसको हम 8 लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ऐसे कर लिया था ना? अब k की वैल्यू आप यहां से उठा करके रख दीजिए इसमें 0.6932 बाई टी हाफ, यानी कि वो 57, क्या लिखा हुआ है 57, कहाँ गया भैया, ऊपर है 5730। चलिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं हम 2.3032 डिवाइड बाई k की वैल्यू क्या है 0.693, 0.692 इंटू ये ऊपर जाने वाला है 5730, लॉग 8 को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 की वैल्यू नहीं पता है आपको, पता होनी चाहिए। लॉग 8 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना 8 को, दैट मीन्स 3 आगे आ जाने वाला है, 3 लॉग 2 आने वाला है। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.30, राइट, 0.30। ओके, तो लॉग 2 को हटा करके हम 0.3 लिख दें क्या, चलिए लॉग 2 को यहाँ से हटा करके हम, पता होनी चाहिए सारी बातें, 0.3010 पूरा लिख देते हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है, और वो करेक्ट आंसर होने क्या वाला है 1790 ईयर्स। ईयर्स में ही तो आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर टाइम ईयर्स में ही तो रखा था, ये ईयर्स दिए हुए हैं 17190, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। तो आपको यहाँ पर यही लिखना होगा। क्लियर है बात। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो आइसोटोपिक ब्रोमीन 82 इज 36 आवर्स। ये हाफ इसका दिया हुआ है 36 आवर्स। द फ्रैक्शन व्हिच रिमेन्स आफ्टर 1 डे, एक दिन यानी कि 24 घंटे के बाद जो बचेगा वही फ्रैक्शन आपसे पूछा गया है, फ्रैक्शन पूछा गया है ना। ओके, यहाँ पर 10 टू द पावर -2 के फॉर्मेट में लेकर आना है। एंटी लॉग की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये बात है, यानी कि एंटी लॉग का यूज यहाँ पर होगा ही होगा, है ना। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने वाली है ना, कि भैया रेडियो एक्टिव फर्स्ट ऑर्डर ही होती है। तो इसका मतलब आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहिए कौन सा, T इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन, चलिए हम यहाँ पर A मान लेते हैं, देन A माइनस एक्स, है ना, जो खत्म होने वाला है इसको हमने x बोला है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर आपको 36 आवर्स दिया हुआ है टाइमिंग, ओके, हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ।
ओके, टी हाफ है 36 आवर्स, द फ्रैक्शन व्हिच रिमेंस, तो आपसे फ्रैक्शन पूछा गया है, यानी कि क्या पूछा गया है, अगर पहले ए था तो ए माइनस एक्स ए, यानी कि उल्टा करेंगे इसको हम, द फ्रैक्शन व्हिच रिमेंस, यानी कि ए माइनस ए बाई ए पूछा गया है आपसे, ए माइनस एक्स बाई ए ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है? आइए निकालते हैं। बाकी आपको टी हाफ वाले फॉर्मूले के बारे में भी पता होना चाहिए। टी हाफ करें या फिर हम के लिख दें, चलिए समझ सकते हैं आप। टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई ये होने वाला है, दैट मीन्स के इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ। अरे हाँ या ना? यस। टी इक्वल टू 36 आवर्स, उनसे नहीं लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा हुआ है यस 36 आवर्स। 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या होने वाली है? 0.693, सॉरी यहाँ पर 36 नहीं है ना, 36 नहीं 24 होने वाला है, राइट, क्योंकि आपको 24 का निकालना है और एक दिन का ना, दैट मीन्स 24 आवर्स यहाँ पर होगा, राइट। 36 तो यहाँ पर आ जाने वाला है। टी हाफ क्या है? 36 आवर्स ना, यस। अब क्या बात है? लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, क्लियर है? अब इनको आप सॉल्व करिए। 12 से आप काट सकते हैं, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 तीन 36 हो जाएगा, इससे भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 देखिए, पहली बात तो इन दोनों पॉइंट को आप हटा सकते हैं क्योंकि दोनों ही 3 डिजिट के बाद है। 3 से हटाएंगे तो 3 2 से आ जाने वाला है, इसको आप निगेट कर सकते हैं क्या? ओके, आपने ये कर दिया। यहाँ पर 2 को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। 231 देखिए, 2303 231 थोड़ा सा ही है, यानी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, एंटीलॉग 0.2006, यानी कि 2 से थोड़ा सा ही तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आने वाला है भैया? 1 से थोड़ा सा ही बड़ा आएगा, हाँ या ना? 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, दैट मीन्स इसको आप 2.006, क्या यही तो लिखा हुआ है ना, 2.0 ओहो बड़ी समस्या है 2.0 पॉइंट करने में। 0.2006 अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तभी आपको यही मिलने वाला है। सॉल्व करके देख सकते हैं, इसको आप यहाँ से काटेंगे 1 से थोड़ा, मतलब 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2006 आने वाला है। इक्वल टू क्या होगा? लॉग। समस्याएं नहीं होनी चाहिए चीजों में, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन कर दी हमने क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट ना करना ही सही होगा। बट आपसे पूछा गया है लॉग, मतलब आपसे ये पूछा गया है ए माइनस ए बाई ए, यानी कि लॉग को हटाना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ पर एंटी लॉग की वैल्यू दी हुई है। मतलब एंटी लॉग आपको दोनों साइड लेना पड़ेगा। क्या लिख देंगे हम? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स। जब आपने दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो यहाँ पर तो एंटी लॉग लिख जाएगा, एंटी लॉग टू 0 पॉइंट, अरे भैया इसको थोड़ा सा रफ करेंगे ना, 0.2006। अब ये एंटी लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स ए बाई ए माइनस एक्स आने वाला है। इसको आप रिवर्स कर देंगे, है ना, रिवर्स कर देंगे, इसको हम रेसिप्रोकल बोलेंगे। अगर हम एंटी लॉग की वैल्यू क्या है? एंटी लॉग की वैल्यू ये है 1.587, इसको आपको रेसिप्रोकल करना है, इसका 1.587 हो जाएगा। इसको भी आप उल्टा करेंगे, ए माइनस एक्स बाई ए आने वाला है और यही आपसे पूछा गया है। अरे हाँ है ना, क्लियर है ना? इसको आप सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स 1000 डिवाइड बाई 1587 इक्वल टू ए माइनस एक्स बाई ए आने वाला है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.63 आ जाने वाला है करेक्ट आंसर। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? कोई समस्या है, कोई तकलीफ है तो बताइए, कमेंट करिए, आपकी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। आपसे पूछा गया 10 टू द पावर -2 में, तो 63 इंटू 10 टू द पावर -2 आप इसको लिख पाएंगे, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 63। अरे हाँ या ना? द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, ओके, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है 0.04 एट 10 मिनट्स, 0.03 एट 20 मिनट्स आफ्टर इनिशिएशन। तो आपसे हाफ लाइफ पूछ ली गई है। अरे हाँ या ना? हाफ लाइफ बता लेंगे ना, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी आपको दी गई हैं। जनाब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के तो फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, है ना? तो हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है? टी हाफ इक्वल टू ln2 ना, दैट मीन्स 0.693 डिवाइडेड बाई के। आपको के पता करना है। अगर आपने के निकाल लिया तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए के कैसे निकालेंगे? के निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? रेट, यानी कि R इक्वल टू के ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अरे याद है ना ये फॉर्मूले? अगर जनाब फॉर्मूले ही नहीं याद है तो कोई फायदा नहीं है। फॉर्मूले याद करके आइए, तब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करिए, है ना? ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको रेट दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का अलग अलग हम लिख लेते हैं। पहली बार में क्या है? 0.04, ए को एच रखते हैं, ए नॉट ही रहने वाला है। इनिशियल पे जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम ए नॉट बोलते हैं, है ना? ई माइनस के टी, तो माइनस के ऐसे ही हो जाने वाला है। टी क्या है? 10 है ना, 10 यहाँ पर है, 0.03 के केस में 20 है। क्लियर? तो यहाँ 10 मिनट्स है, बट इसको सेकंड में लेकर आना होगा हमें। क्यों लेकर आना होगा? क्योंकि जनाब यहाँ पर देखिए आपसे हाफ लाइफ मिनट में ही पूछी गई है। ओके, मिनट में ही पूछी गई है, पर यहाँ पर सेकंड में दिया हुआ है, दैट मीन्स हमको पहले सेकंड में करना होगा एक बार फिर से, बाद में हमको मिनट में कन्वर्ट कर लेना होगा। चलिए सेकंड में कर लेते हैं। पहले 10 मिनट था, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 600 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा क्या था? 0.03 डिवाइडेड बाई के ए नॉट
ई टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पर 3 सेकेंड से क्या, एक बार देख लेते हैं, 20 से, ओके 20 इंटू 60 करेंगे आप तो 1200 हो जाने वाला है। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे इस प्रकार से, जैसे आप डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाने वाला है, ये सब कैंसिल हो जाने वाला है, नीचे क्या आएगा 4/3 आने वाला है। और यहाँ पर देखिए ध्यान से देखना है, माइनस के इंटू 1200 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, अरे हाँ है ना, प्लस का हो जाएगा ना, यस, ई प्लस का हो जाएगा 1200, ये एलडी रहने वाला है, ये ऊपर ही है तो ऊपर का ऊपर यानी कि माइनस ही रहने वाला है, दैट मीन्स 600 के। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं होनी चाहिए। अब आप दोनों तरफ ln ले लेंगे, ln दोनों तरफ हमने ln ले लिया तो यहाँ पर तो हो जाएगा ln 4/3 और यहाँ पर ln से e गायब हो जाने वाला है, दैट मीन्स 1200 के माइनस 600 के क्या होगा, 600 के होने वाला है। इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, क्लियर है, यस। यहाँ से आप k की वैल्यू इसमें पुट करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट डायरेक्ट कैसे पुट करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। आपको फॉर्मूला पता है, ln 4/n आपको वैल्यू किसी दी है लॉग की, ओके ln को पहले तो लॉग में कन्वर्ट करिए। अच्छा जी, ln को लॉग में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से करते हैं, इस प्रकार से कर लेंगे, ln यानी कि 2.303 log 4/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 600 के, अरे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, इसमें क्या दिक्कत है। और ये log 4 को 2 टू द पावर 4 कर देते हैं, 2 टू द पावर 2 कर देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको log 2 की वैल्यू दी हुई है ना, तो ये 2 आगे आ जाएगा और इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा ना, यस, 2 3 6 6 4 ये हो जाएगा। और ये log 2 log m/n को ओपन कर लेते हैं हम, log m माइनस log n कर रहे हैं, क्लियर है, यानी कि log 2 माइनस log 3 इक्वल टू 600 केल्विन, अरे हाँ या ना, केल्विन नहीं सॉरी के, रेट कांस्टेंट है ये, टेम्परेचर नहीं है भैया, टेम्परेचर नहीं है। log 2 की वैल्यू 0.3010 और 0.4771, log 2 की वैल्यू तो आपको याद भी होगी 0.3010 और इसकी क्या है 0.4771 इक्वल टू 600 के, है ना। इसको आप ऐसे करेंगे, फिर इसे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लगने वाला है अगर इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व कर सकते हैं, इसमें के की वैल्यू आपको पता करनी है, सिंपल सी बात है। चलिए मान लेते हैं के आ गया था x, क्लियर है, मान लेते हैं के की वैल्यू x आ जाने वाली है, तो इसी x को आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा, t½ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के, क्या है मतलब x रख सकते हैं आप, तो ये आने वाला है जनाब सेकेंड्स में, राइट, सेकेंड्स में आने वाला है, ये आ जाएगा सेकेंड्स में, क्योंकि आपने मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया था। फर्दर जब आप इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको 60 से जब हम डिवाइड कर देंगे तो मिनट में आ जाने वाला है, राइट, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 24। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट बता सकते हैं हम, कैलकुलेशन अगर करने बैठ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। समझते हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय वेयर PI इज इनिशियल प्रेशर एंड PT इज टोटल प्रेशर। तो आपको ये बताना है ये कौन सा एक्सप्रेशन सही होने वाला है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो चलिए कुछ तो आसानी हुई हमको, आपसे कहा गया है कि PI इनिशियल प्रेशर है एंड PT टोटल प्रेशर है, ओके। तो मैंने आपसे कहा है कि अगर कोई रिएक्शन नहीं दी होती है तो आप एक रिएक्शन मान लेते हैं, ये इस तरीके से A गिव्स B + C, अरे हाँ या ना, इनिशियल प्रेशर क्या है PI, ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा 0 0, है ना, सिंपल है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि PI - x हो जाने वाला है, राइट, x से कम हो गया तो यहाँ पर x से बढ़ेगा, तो x यही तो होगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब टोटल प्रेशर जो कि यहाँ पर PT लिखा हुआ है वो क्या हो जाने वाला है, इन तीनों को आप ऐड करेंगे, है ना, दैट मीन्स PI - x + x यही तो करेंगे भैया, दैट मीन्स +x - x जाने वाला है तो PT = PI + x हो जाएगा, अरे हाँ या ना, यस। यहाँ पर करते हैं PT = PI + x। अब x की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, x की वैल्यू आएगी PT - PI, अरे हाँ या ना, यस, PT - PI ये आ चुकी है x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को आप यहाँ पर x में रखने वाले हैं, देखते हैं, देखिए जनाब यहाँ पर ऐसे करके आते हैं हम, PI - x है ना, तो PI - x की वैल्यू क्या है PT - PI, अरे हाँ या ना, सिंपल सी बात है, बस आपको थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे, है ना। कुछ खास लिखा हमने नहीं, आसानी था, PI - x लिखा हुआ था तो हमने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो क्या आ जाने वाला है PI, ऐसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे आप तो अंदर वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, है ना, दैट मीन्स 2PI - PT हो जाने वाला है, 2PI - PT ये है आपका फाइनल प्रेशर, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखिए PI - x हुआ था तो PI - x की ही वैल्यू आपने निकाली है, 2PI - PTI है, ये क्या है भैया फाइनल है ना, जो कम होने के बाद बचा है, क्लियर, कोई दिक्कत है नहीं। अब इस वाले फॉर्मूले का आप यूज करिए, K = 2.303 डिवाइडेड बाई T, क्या आपने ऐसे याद किया है कि T को आप यहाँ पर ले जाते हैं और K को यहाँ पर लाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। लॉग
इनिशियल प्रेशर क्या था पी, फाइनल प्रेशर क्या है, इनिशियल प्रेशर पी हो जाने वाला है, फाइनल प्रेशर ये रहा जनाब 2 PI माइनस पीटी, 2 PI माइनस पीटी। बस हो गया क्वेश्चन। देखिए कौन सा एक्सप्रेशन है ऐसा, पी डिवाइड बाई 2 PI माइनस पीटी होना चाहिए, पी ओके, ऑप्शन नंबर 1 ही सही है भैया, क्या है कोई दिक्कत है नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे, कुछ भी आपको खुद का दिमाग ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर, भैया जैसे ही आप फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं आप खुश हो जाते हैं। इन ईच स्टेप एट कांस्टेंट टेम्परेचर एज शोन बिलो, ओके, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह आपको दे दी गई है, तो आपसे पूछा गया है इज द ओवरऑल रेट कांस्टेंट ऑफ द एबो इन्फॉर्मेशन के इज गिवन एज, ओके, तो के इक्वल टू यहाँ पर K1 इंटू K2 डिवाइडेड बाई K3 होने वाला है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, एंड द ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपसे ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली गई। क्वेश्चन आसान है अगर आप इसको एक दो बार पहले कर चुके हैं तो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकता है, आपका साथ न छोड़े। देखिए इस वाली लाइन का आप मतलब समझ चुके हैं, तो इसको क्या हम रफ कर दें यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस हमको चाहिए, है ना। क्लियर है, आइए जनाब बहुत ध्यान से देखना है। इस फॉर्मूले का यूज हम करने वाले हैं, K इक्वल टू A डॉट E टू द पावर माइनस EA बाई RT। अब इसको भी थोड़ा रफ कर देते हैं यहाँ से, है ना, दिखाई पड़ा फार्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज करना है आपको। इस तरीके से करना है, K को इन्होंने क्या बोला है K1 इंटू K2 बाई K3, अरे हाँ है ना, यस, K को इन्होंने K1 इंटू K2 बाई K3 बोला है, तो आपको भी लिखना पड़ेगा, राइट। देखिए K1 K2 बाई K3 जैसे ही हमने लिखा, तो अब जो एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं ना उसको बहुत ही ध्यान से करना है। क्लियर है बात। K1 की वैल्यू क्या होगी, A1E, देखिए लिख देंगे हम A1 E टू द पावर माइनस EA1 बाई RT, अरे हाँ है ना, इंटू A2 E टू द पावर माइनस EA2 बाई RT। ये सिर्फ एक्सप्रेशन आपको लिख लेना है, सीख जाना है, उसके बाद क्वेश्चन करते वक्त आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस EA3 बाई RT। क्लियर है बात, यस। अब आइए जनाब इसको बाहर निकालते हैं, आपको एक्टिवेशन एनर्जी पता करनी है, तो आप A1 A2 A3 को बाहर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, अरे हाँ है ना, यस। अब जो डॉट बनने वाला है उसको देखिए, ध्यान से देखना है हमको, ये EA3 है ना, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि E को हम समेट कर एक साथ लाना चाहते हैं, तभी तो आसानी होगी हमको सॉल्व करने में। E की पावर में जो कुछ भी है उसको समेटिए, यहाँ पर ऊपर माइनस में है, माइनस में ही रहेगा, नीचे वाला माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स EA3 प्लस का हो जाएगा और बाकी सब माइनस के हो जाने वाले हैं, माइनस EA1 माइनस EA2। क्लियर है, तो इतना तो आपने लिख लिया। अब जनाब इस तरफ आइए, इस तरफ क्या होने वाला है, यहाँ पर भी तो E की पावर में कुछ जाएगा, यहाँ पर क्या बात करी गई है, ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, तो ओवरऑल K की वैल्यू आप यहाँ पर लिख रहे हैं, है ना, तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी क्या होने वाली है, E टू द पावर माइनस EA बाई RT, इसको आप हटा सकते हैं। क्लियर है बात। तो इन दोनों को अब इक्वेट करिएगा, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे, पेन को बदल लेंगे, एक बार येलो पेन ले लेते हैं, तो माइनस EA बाई RT, देखिए RT आप गायब कर सकते हैं, यहाँ पर हमने RT नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी हम RT नहीं लिखेंगे, है ना, कुछ चीजें कैंसल आउट हो जाने वाली हैं, तो उसको आप आसानी से निगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, माइनस EA इज इक्वल टू EA3 माइनस EA1 माइनस EA2, अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, बिल्कुल माइनस है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। आपसे 400 किलो जूल आपको दिया गया है ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी, दैट मींस ये माइनस 400 हो जाने वाला है। EA3 आपको बताना है, EA1 300 है, EA2 माइनस कर देंगे आप 200 है, ओके, तो EA3 को यहीं पर रोक कर रखिए, माइनस 400 यहाँ पर है, और ये क्या है माइनस 500 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस का 500 हो जाएगा, दैट मीन्स EA3 की वैल्यू आ जाने वाली है 100, और आपको ओहो हम गायब हो गए यहाँ से, आइए जनाब आइए, 100 किलो जूल पर मोल आपको यहाँ पर लिख देनी होगी। क्लियर है बात। क्वेश्चन कैसा है, आसान है या टफ है, आप खुद बताइए। अगर आपने एक दो बार इस क्वेश्चन को किया है तो आप आसानी से 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को एग्जाम में बैठकर सॉल्व कर पाएंगे। सिंगल स्टेप है भैया, ये सिंगल स्टेप है, ओके। ये रिएक्शन आपकी 2 है बाहर, the initial rate of the reaction is recorded as R1 when the reaction starts with 1.5 atm pressure of A and 0.7 atm pressure of B। से यहाँ पर रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वहां पर रिएक्टेंट 1 होगा, प्रोडक्ट 2 होते होंगे, पढ़ा है ना ऐसा, बट यहाँ पर कुछ नया है। आफ्टर सम टाइम द रेट T2 इज रिकॉर्डेड व्हेन द प्रेशर ऑफ C बिकम्स 0.5, ओके। बताते हैं आपको क्या कैसे क्या करना है, बताते हैं। आइए, जगह तो है ही हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन को लिखने वाले हैं, 2A प्लस B गिव्स C, अरे हाँ या ना। इनिशियल प्रेशर क्या दिया हुआ है, 1.5 atm A क्या है, A का है, और 0.7 B का है, तो 1.5 और 0.7 एंड इनिशियली इसका तो 0 ही होने वाला है, बात क्लियर है, यस। T इक्वल टू 0 पर, T इक्वल टू T पर, यानी कि कुछ T टाइम के बाद क्या होने वाला है ये आपको बताया गया है, यहाँ पर C बिकम्स 0.5 atm।
तो वो बनेगा, बट कैसे करेंगे? देखिए अगर 0.7 माइनस एक्स आप करेंगे तो यहाँ पर 1.5 माइनस 2x करना पड़ेगा क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। अरे हाँ है ना, बात क्लियर है? यस। तो 0.7 माइनस एक्स यहाँ पर रखिए तो 1.5 माइनस 2x आप कर पाएंगे। अगर आपने यहाँ पर 1.5 माइनस एक्स कर दिया होता तो आपको यहाँ पर 0.7 माइनस एक्स बाई 2 करना हो रहा होता और यहाँ पर x बाई 2 बनता। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होती बट फिर भी आप सॉल्व कर पाते। क्लियर है? यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी x बनने वाला है प्रेशर। ओके, यही तो बताया गया आपको 0.5, यानी कि x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू भैया 0.5 है। अगर x की वैल्यू 0.5 है तो क्या आप इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते? बोलिए 1.5 माइनस 2 इंटू 0.5 बोले तो 1 हो जाने वाला है। 0.5 इसका प्रेशर बचेगा और इसका क्या बचेगा? 0.2 कर सकते हैं ना? बाएं हाथ का खेल है आपके लिए, बिल्कुल। क्या पूछा गया आपसे? द रेशियो R1 बाई R2 का रेशियो आपसे पूछा गया है। R1 क्या था? इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इज रिकॉर्डेड एज R1 व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स विद। ओके, तो R1 R2 यहाँ पर रेट आपको पता करने होंगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ खास नहीं। रेट का क्या होता है? ये अभी फार्मूला लगाया है आपने, इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपने लगाया था, तो इस बार प्रेशर पे लगा देंगे। क्या होने वाला है? ए टू द पावर 2 जाएगा भैया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर b की पावर में 1 ही रहने वाला है। R1 की अगर हम बात करें तो R1 क्या है? इनिशियल कंडीशन पे 1.5 पे अगर R1 की बात करेंगे हम तो k को एज रखते हैं। A की कंसंट्रेशन 1.5 होगी, 1.5 होगी, इसकी पावर में 2 जाने वाला है। B की कंसंट्रेशन 0.7 है, B की कंसंट्रेशन 0.7 है ना? ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई R2 क्योंकि आपको R1 बाई R2 का रेशियो पूछा गया है ना? R2 ये है, देखिए R2 क्या है, कहां पर है? R2 इज रिकॉर्डेड बाय द प्रेशर। ओके, तो यानी कि R2 ये वाला है जो आपने निकाला है। R2 पे ए का प्रेशर क्या है? 0.5, ए का प्रेशर है 0.5 टू द पावर 2 और यहां पर क्या होने वाला है? 0.2। क्लियर है बात? 0.2। अब अगर हम इसको एक साथ ले लें ना तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। ये ऐसे कर देते हैं और ऐसे एक्स्ट्रा सेकंड इसको बढ़िया से लिखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन आपका पीछे नहीं छोड़ेगी। कर सकते हैं सारी बातें, बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए हमारे लिए या आपके लिए, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। ऐसे आप कर सकते हैं, बोलिए हाँ कि ना? यानी कि आप इस 2 को यहाँ से हटा सकते हैं। मैथमेटिक्स में आपने ये सब किया है और रोज करते होंगे क्योंकि मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं आप। क्लियर है? आइए अब k से k को हम उड़ा देंगे। अरे k से k गायब हो जाएगा ना? यस बिल्कुल। 0.5 यहाँ पर 3 आ जाने वाला है। अरे हाँ या ना? दैट मीन्स R1 बाई R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर 9 हो जाने वाला है। 7/2 बचेगा नीचे, 7/2 7 9 63 हो जाएगा। 63/2 क्या आने वाला है? 63/2 यानी कि 31.5। 31.5 नहीं, इसको 30 देखिए ऐसे ही रखते हैं। अब पहले नीचे देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से पूछा गया है। 10 टू द पावर -1। ओके, तो 31.5 आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद 10 टू द पावर -1 यानी कि 315 इंटू 10 टू द पावर -1 आप लिख सकते हैं या नहीं? बोलिए हाँ कि ना? यस, यानी कि 315 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है जो आपको यहाँ पर लिखना था। फॉर ए रिएक्शन, तो जनाब ये रिएक्शन K1 K2 आपको दिया गया है। इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेड टू बी 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय। ओके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेड टू बी 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय। तो इसको थोड़ा सा अगर लाइनों में लिख लें तो आपको समझने में आसानी रहने वाली है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 रिएक्शन एक साथ दी हुई हैं। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A इज गिवन बाय हम लिखने वाले हैं K1, है ना? देखिए बहुत ध्यान से, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, अरे थोड़ा शॉर्ट में लिखना पड़ेगा हमको। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B फ्रॉम A इज गिवन बाय B इक्वल टू K1 देन कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना? ठीक है, समझ आ गया? अब यहाँ पर दोबारा से ही रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B टू फॉर्म C इज गिवन बाय, अरे हाँ या ना? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ B टू फॉर्म C इज गिवन बाय जनाब B इक्वल टू, इस बार K2 हो जाने वाला है। नजर आया आपको? यस, और यहाँ पर कंसंट्रेशन B। क्लियर है? समझ आ गया? ये सभी लाइनें समझ में आ चुकी हैं। अब बात करते हैं स्टेडी स्टेट की। एट स्टेडी स्टेट जहां पर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेड टू बी 0, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B 0 है। इसका क्या मतलब हो गया? ऐसा मतलब ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज सेड टू बी 0 देन द कंसंट्रेशन ऑफ B इज गिवन बाय, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाने वाले हैं। ये दोनों इक्वल हो जाने वाले हैं। यस, इक्वल करिए इनको। B दोनों में ही है। यस, K1A इक्वल टू K2B। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लेकर आएंगे। K1 बाई K2 अगर हम कर देते हैं यहाँ पर K1 बाई K2, A तो रहने ही वाला है, तो क्या आने वाला है? B की कंसंट्रेशन क्या ये वाला मिल रहा है हमको, K1 बाई K2 A। यस, B की कंसंट्रेशन पूछी गई ना हमसे, कंसंट्रेशन ऑफ B। तो देखिए जनाब, कंसंट्रेशन ऑफ B K1 बाई K2 इंटू A की कंसंट्रेशन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो आपको, K1 इंटू K2 लिखा हुआ है, K1 बाई K2 होना चाहिए। अरे हाँ या ना? ओहो, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक बार फिर से आ चुकी है।
A gives 2B plus C if the total pressure of the gases is found to be 200 torr after 23 seconds and 300 torr upon the complete decomposition of A after a very 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 long time. The rate constant, तो आपसे रेट कांस्टेंट पूछ लिया गया है। चलिए जनाब आइए, A plus 2B, देखिए A gives 2B plus C है ना। इनिशियल प्रेशर दिया गया है क्या आपको? नहीं दिया हुआ है, तो हमें P0 मानना होगा। अगर हम इसको P0 मान लें तो ये जीरो होगा, ये जीरो होगा। कुछ टाइम के बाद यानी कि 23 सेकंड्स के बाद जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, 23 सेकंड्स के बाद, तो क्या हम लिख दें यहाँ पर T23? जस्ट सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे करते हैं, ये हो जाएगा T इक्वल टू 0 पर, ये हो जाएगा T इक्वल टू 23 सेकेंड्स पर। अरे हाँ या ना, P0 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 2x होगा, यहाँ पर x होगा, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। टोटल प्रेशर क्या होने वाला है? P टोटल क्या हो जाने वाला है? P0 माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, तो प्लस एक्स माइनस एक्स गायब हो जाएगा। टोटल प्रेशर आ जाने वाला है P0 प्लस 2x, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 200 टॉर्क। क्लियर है? 200 टॉर्क, तो यहाँ पर ओहो जस्ट सेकेंड, इसको 200 टॉर्क के इक्वल आप करिए, सही है, कर सकते हैं। तो P0 प्लस 2x की वैल्यू आई है 200। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो यार दो वेरिएबल आ चुके हैं ना, P0 भी और x भी, तो समझने का प्रयास करिए जो हम आपको समझाने की कोशिश करने वाले हैं ना। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है कि नहीं है? बोलिए, क्योंकि अगर यहाँ पर x से कम हो रहा है तो यहाँ पर 2x का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर x का फॉर्मेशन हो रहा है। अरे हाँ या ना, दैट मीन्स एक P0 से 3 P0 का फॉर्मेशन हो रहा है। बात क्लियर हो रही है तो बोलिए हाँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, या क्वेश्चन ने कहा, मैंने नहीं कहा, ये पूरा डिकम्पोज होने वाला है। अगर पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो आप खुद बताइए, P0 माइनस P0 होगा और यहाँ पर 2 P0 का फॉर्मेशन हो जाने वाला है और यहाँ पर P0 का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। क्लियर है बात? P के नीचे इसको रखेंगे, यानी कि एक P0 से 3 P0 का फॉर्मेशन हो रहा है। ओहो, एक P0 से 3 P0 का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स 3 P0 की ही वैल्यू हमको दी हुई है। क्या है जनाब? वो 300 टॉर आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ ए। अरे हाँ या ना, यानी कि 300 हो जाने वाला है। P0 की वैल्यू क्या आएगी भैया? P0 इक्वल टू 100 आ जाने वाला है। यहाँ पर आपने P0 की वैल्यू पता कर ली है। अब आपसे पूछा क्या गया है जनाब, एक बार देख लेंगे हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट। ओके, तो इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा हमको, K इक्वल टू 1/T। अब बहुत ध्यान से देखना है हमें क्या लिखना है, P इनफाइनाइट माइनस P0 डिवाइडेड बाई P इनफाइनाइट माइनस PT। और एक गलती हमने कर दी है यहाँ पर, अगर हमने लॉग लिखा है तो यहाँ पर 2.3 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा भैया। यस, 2.3 से मल्टीप्लाई भी हमको करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ आ गया? ओके, यहाँ पर समस्या तो नहीं है समझने में। P इनफाइनाइट माइनस P0 यही तो होने वाला है इनिशियल, देन उसके बाद P इनफाइनाइट माइनस PT। समझ आ गया? यस, समझना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर दें क्या? 2.3 है, टाइम कितना है? 23 सेकेंड्स दिखाई दिया। यस, 23 सेकेंड्स लॉग, और यहाँ पर P इनफाइनाइट माइनस P0, देखिए 300 कहाँ गया भैया? ये ओहो ऊपर दिया हुआ है 300 P इनफाइनाइट 300 और P0 क्या आ जाने वाला है? -100। और यहाँ पर भी P इनफाइनाइट है 300, PT क्या आने वाला है? PT कहाँ गया जनाब? टोटल प्रेशर ये 200 दिया हुआ है ना, टोटल प्रेशर 200 दिया हुआ है। तो क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे जनाब? कर लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे। इसको ऐसे करते हैं, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1/10। अरे हाँ या ना, 1/10 लॉग की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व करेंगे। 300 माइनस 100 2 आने वाला है, 200 आएगा। ओके, बाकी बाद में ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है। 100 एट द एंड ये 2 आने वाला है। क्लियर है बात? log 2 की वैल्यू आपको दी हुई है, नहीं दी हुई होती तभी आपको पता होना चाहिए। 0.301 जो दिया हुआ है उसी को यूज करना है। 1/10 इक्वल टू 0.301 कर सकते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो आ जाने वाले हैं, या नहीं भी करें तभी कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कैसे पूछा गया है? 10 टू द पावर -2 में पूछा गया है। 10 टू द पावर -2 में अगर पूछा गया है तो क्या आप इसको नहीं कर पाएंगे? क्या आने वाला है? 0.0301 है ना। 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर -2 यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -2 आप लिख पा रहे होंगे। फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ये सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं और हमें चेक करना है यहाँ पर इसमें कौन से कंपाउंड में सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो उसके लिए तो जनाब हमको डायग्राम्स बनाने ही पड़ेंगे। तो SO3 का सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। SO3 के लिए जनाब आप सिंपल ही तरीके से समझ पा, यहाँ पर -2 हो जाएगा तो यहाँ पर +2 होगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा तो यहाँ पर +2 होगा, और यहाँ पर -2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में -2 होता है जनाब, तो यहाँ पर भी +2 होगा। +2 जो कि तीनों ऑक्सीजन की वजह से आया हुआ है। तो इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +6 और हमें बतानी है +4, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। राइट, तो अभी हम आगे की काउंटिंग भी करते हैं। H2SO3 जनाब आपको ये बनाने तो आने ही चाहिए। H2SO3 निश्चित तौर पे आप देख पा रहे होंगे ये H2SO3 का स्ट्रक्चर है।
यहाँ पर -1 की वजह से यहाँ पर +1 आ जाएगा, -1 की वजह से +1 आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे -2 की वजह से सल्फर पर +2 आ जाएगा। जनाब इस बार जब आप ऐड करेंगे +2 +2 +1 बोले तो +4, तो जनाब ये हमारे आंसर में काउंट होगा, यानी कि H2SO3 में सल्फर पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। राइट, तो SOCl2 का स्ट्रक्चर भी हम ड्रा करना चाहेंगे। SOCl2 Cl डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे -2 होगा तो उसकी वजह से सल्फर पे +2 हो जाएगा, क्लोरीन पे -1 होगा तो सल्फर पर +1 हो जाएगा, और इसी तरह इस क्लोरीन पर भी -1 होगा और यहाँ पर भी सल्फर पे +1 हो जाएगा। तो इस तरह से सल्फर पे +2 +1 यानी कि जनाब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा। H2SO3 एंड SOCl2 के सल्फर में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की। नाउ SF4 का निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, SF4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सल्फर की, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। निश्चित तौर पे यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर भी -1 होगा, इन चारों फ्लोरीन पे -1 होगा, जिनकी वजह से ये सल्फर पर भी +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो जनाब ये भी हमारे आंसर में काउंट होगा। तो एक बार हम मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से हमारे आंसर में काउंट होने वाले हैं। SO3 पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये हमारे आंसर में काउंट नहीं होगा। H2SO3 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की, तो ये हमारे आंसर में काउंट होगा। उसी प्रकार से SOCl2 एंड SF4 में भी सल्फर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये हमारे आंसर में काउंट होगा। नाउ अभी हम बात करने वाले हैं BaSO4 एंड H2H2O7 की। एक बार फिर से हम अपना रेड पेन वापस लेकर आएंगे और थोड़ी सी जगह हमें चाहिए BaSO4। ये जनाब थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं। BaSO4 Ba में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, यानी कि SO4 में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। SO4 2- का डायग्राम हमको बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, सॉरी। BaSO4 में Ba की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, जिसकी वजह से SO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होगी। तो हमें SO4 2- का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। SO4 2-, जनाब ध्यान से देखिएगा, 2-, एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा और एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा। राइट, -2 इस ऑक्सीजन पे होगा, -2 इस ऑक्सीजन पे होगा, जिसकी वजह से +2 एंड +2 सल्फर पे ऑलरेडी आ चुका है। इस ऑक्सीजन पे -1 होगा, -1, और इस ऑक्सीजन पर भी -1 होगा, जिसकी वजह से सल्फर पे +1 एंड +1 आ जाएगा। तो +2 +2 +1 जब हम ऐड करेंगे तो +6 होगा, यानी कि BaSO4 में सल्फर पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जनाब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो जनाब अब हम H2H2O7 का डायग्राम बना रहे होंगे। H2H2O7 ये इसका डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है तो उसके लिए हमें जगह भी चाहिए होगी। तो SF4 को हम रफ कर देंगे। ये बात तो आपको समझ में आ चुकी ही होगी, SF4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होगी। राइट, तो ये SF4 को रफ करने के बाद हम H2H2O7 का डायग्राम बना रहे होंगे। जनाब थोड़ा सा ध्यान से देखना है इस स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा टफ है, बाकी सारे स्ट्रक्चर से ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर टफ है, हो सकता है सभी को बनाना ना आए, तो निश्चित तौर पे आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आना चाहिए। SOS, और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड से एक OO जोड़ देंगे। अब आप इसको देखिए, H2H2O7 3 O आपके लग चुके हैं, 2 S लग चुके हैं। तो जनाब अभी हमें क्या देखना है, हमें हमारे पास 4 O बचे हुए हैं, क्योंकि जनाब H2H2O7 है और सिर्फ 3 O का यूज हमने किया है और सिर्फ 2 H हैं आपके पास। तो जनाब आगे के लिए हम एक बार ऐसे OH जोड़ेंगे, एक बार ऐसे OH को जोड़ेंगे और यहाँ पर 2 O को जोड़ देंगे। राइट, H2H2O7 1 और 2, 2 H ये हो जाएंगे, 2 S हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 O जुड़ चुके हैं। तो जनाब अब बहुत ही ध्यान से देखना है कि सल्फर पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। -2 इस ऑक्सीजन पे होगी, जिसकी वजह से +2 सल्फर पे होगी। -1 OH पे होगी, जिसकी वजह से +1 सल्फर पे होगी। -2 इस ऑक्सीजन पे होगी, जिसकी वजह से +2 इस सल्फर पे होगी। और थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 यहाँ पर होगा और इसी ऑक्सीजन की वजह से +1 इस वाले सल्फर पे भी होगा। -2 चार्ज ऑक्सीजन पे जरूर है, बट +1 इस सल्फर को जाएगा, +1 इस सल्फर को जाएगा। एंड इन द सेम फैशन -2 यहाँ पर ऑक्सीजन पे है,
+2 यहाँ पे सल्फर पे हो जाएगा, -2 यहाँ पे ऑक्सीजन पे है, +2 सल्फर पे हो जाएगा, -1 OH पे है, +1 OH पे हो जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर बहुत ही घिचपिच सा हो गया है, बट जनाब समझने का प्रयास करिएगा। +2 +1 +2 +1 यानी कि इस सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एंड इन द सेम फैशन +2 +1 +2 एंड +1 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इस सल्फर पे भी होगी। तो जनाब +6 यहाँ पर भी है, +6 यहाँ पर भी है, बट हमें चाहिए +4। तो जनाब ये भी आंसर में काउंट नहीं होगा। तो एक बार फिर से हम BaSO4 को कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी जनाब BaSO4 में आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ रही होगी, एंड H2H2O7 में भी जनाब आपको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आ रही होगी। तो ये भी हमारे आंसर में नहीं होगा। तो एक्चुअली हमारा आंसर होगा क्या? H2SO3 SOCl2 SF4 ही ये 3 ऐसे कंपाउंड हैं जहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर में है। जनाब इसका आंसर होगा 3। यदि हमसे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछी जाती तभी इसका आंसर 3 होता, क्योंकि SO3 BaSO4 H2H2O7 के सल्फर में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। एंड आई होप आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। जनाब ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्ट्रक्चर आने ही चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इधर से उधर भी हो सकती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कभी सल्फर पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कभी +6। सारा का सारा स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेरिलियम, फ्लोरीन एंड बोरॉन। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए एक लाइन से लिख लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, है ना। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन होता है बट कार्बन यहाँ पर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लेंगे हम। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ट्रेंड के हिसाब से अक्रॉस द पीरियड जाते हुए साइज छोटा होता है, दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है ना। तो अगर ट्रेंड लगा देंगे आप तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रेंड के हिसाब से ये होने वाला है ऑर्डर, बट ये गलत हो जाएगा। क्यों ये गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि जनाब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी गेम में आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p3, बोले तो हाफ फिल्ड 2p3, और यहाँ पर 2p4 और यहाँ पर 2p5, है ना। या तो ये बढ़ती हैं, बट कुछ चीजें हैं जो दिक्कत करती हैं। क्या करती है दिक्कत? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब आप खुद बताइए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपसे पूछी गई है, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। तो आप जनाब खुद बताइए, हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है या फिर पार्शली फील्ड से? सिंपल सी बात है, बच्चे को पता है कि पार्शली फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। कार्बन की बात नहीं करेंगे, अगर लिखना चाहते तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2p2 और यहाँ पर हो जाएगा 2p1। अब भैया यहाँ पर क्या है? 2s2 2p0, 2s2 2p0 है। इसका मतलब जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा वो आपको फुली फिल्ड s ऑर्बिटल से निकालना पड़ेगा, जो कि एक टफ काम है इन कंपेयर टू दिस वन। p ऑर्बिटल से अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो निकालना आसान है। इसका मतलब यहाँ पर बदलाव आने वाला है इन दोनों में। बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होने वाली है बेरिलियम से, क्लियर है बात। कार्बन अगर होता तो कार्बन ही लगाते हम, बट कार्बन है नहीं। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में भी एक्सचेंज हो रहा होगा, अरे हाँ है ना, यस। क्लोरीन जैसे का तैसा बना रहने वाला है, तो कार्बन की बात नहीं करिए, कार्बन को हटा देंगे। ओहो, ABCD में पूछा गया है आपसे, अच्छा जी, तो ये भी सेटल करना पड़ेगा हमको, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। F, फ्लोरीन किसके पास है? फ्लोरीन है D में, यानी कि D का ऑर्डर हो जाएगा, इस तरीके से दिखाई पड़ रहा है, यस। फिर क्या बात? नाइट्रोजन यानी कि B, अरे हाँ है ना। फिर ऑक्सीजन, दैट मीन्स A। ऑक्सीजन के बाद बेरिलियम, देन बोरॉन। बेरिलियम यानी कि C और बोरॉन दैट मीन्स E। ECABD, ECABD कहाँ है भैया? ये रहा क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 2 से 3 बार हमने खुद कराया है। बहुत ध्यान से देखना है। यहाँ पर है जनाब स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ, तो लिथियम, सोडियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो पहले पीरियोडिक टेबल में जैसे होता है ना वैसे लिख लेते हैं। लिथियम हो जाएगा, लीना की तरफ से फरियाद याद करिए ना, यस, लीना। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन इस तरफ आ जाने वाला है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब ट्रेंड को फॉलो करिए। ट्रेंड में क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? बढ़ती है ना, क्योंकि साइज छोटा हो जाता है, दैट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। ओके, यानी कि इस प्रकार से हो जाने वाली। डाउन द ऑर्डर क्या होता है? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा होता है, दैट मींस आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होने लगेगा। क्लियर बात है, दैट मींस फ्लोरीन की ज्यादा होने वाली है और इधर लिथियम की ज्यादा होगी। आइए देखिए जनाब, अब फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन की ज्यादा होने वाला है, यस, फ्लोरीन का ज्यादा होने वाला है क्लोरीन से। अब क्या बात? ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर जनाब लिथियम हो जाने वाला है ना। लिथियम देन सोडियम। बताइए कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। इन चारों में देखिए सबसे नीचे कौन है? ये दोनों। इसमें से सबसे इस तरफ कौन है? लेफ्ट साइड में कौन है? क्योंकि उसी की सबसे कम होगी। नीचे भी कम होती है, लेफ्ट साइड जाने पर भी कम होती है। जो टॉप
और लेफ्ट में होगा उसी की सबसे कम होगी, दैट मीन्स सोडियम की सबसे कम है, सोडियम की सबसे कम है। और इस तरफ आइए, यानी कि राइट साइड जाना है आपको, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, राइट साइड जाना है, एंड बॉटम टू टॉप भी बढ़ती है, दैट मीन्स राइट के मतलब टॉप के राइट साइड सबसे ज्यादा होने वाली है, दैट मीन्स फ्लोरीन। आप देख पाएंगे और यहाँ पर क्लोरीन की फ्लोरीन ज्यादा होनी चाहिए, यस, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। क्लियर है बात? आगे बढ़िए, स्टेटमेंट 2 को देख लेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ, अच्छा तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या सही ऑर्डर है? बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर मैग्नीट्यूड जब देखेंगे तो यही ऑर्डर आपको मिल जाने वाला है, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी आपका सही हो जाने वाला है। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट करेक्ट वाला कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, द मेटालिक रेडियस ऑफ Na इज दिस वन 1.86 एंगस्ट्रॉम होगा, एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेसर देन, अच्छा तो आपसे ये पूछा गया है Na+, क्या इसका रेडियस कम होने वाला है? इससे देखिए सिंपल सा है, भी आपको एक्सप्लेन करके आ रहे हैं। Na यहाँ पर Na+ हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्लियर है बात? यहाँ पर हम प्रोटॉन लिखने वाले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिखने वाले हैं। Na में कितने प्रोटॉन? 11, इलेक्ट्रॉन कितने? 11। Na+ में कितने प्रोटॉन? 11 के 11 ही रहने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन जनाब एक कम हो जाएगा Na+ से, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। बताइए 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, इसमें 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन, तो इतना साइज होने वाला है। अब बताइए प्रोटॉन तो 11 ही रहे, बट 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, तो बताइए ज्यादा पावरफुल तरीके से ये अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। दैट मीन्स Na+ का साइज कम हो जाने वाला है, Na+ की आयनिक रेडियस कम हो जाने वाली है इन कंपैरिजन टू Na। तो क्या यही लिखा हुआ है, द मेटालिक रेडियस ऑफ Na इज दिस वन एंड द आयनिक रेडियस ऑफ Na+ इज लेसर, यस यस यस, कम होने वाली, यानी कि स्टेटमेंट 1 आपका सही हो जाएगा। वैल्यूज वगैरह चलने की जरूरत नहीं है, अगर चलिए हमको आता है तो इसको बता देते हैं, 0.95 एंगस्ट्रॉम होने वाली है इसकी, बाकी कोई मतलब नहीं है इसको याद करने का, भूल जाइए, है ना, बता दिया हमने, भूल जाइए। चलिए उसके लिए इसको हम हटा भी देते हैं, है ना। ओके, अब आइए आगे स्टेटमेंट 2 पर आते हैं। आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज, आयंस लिखा हुआ है ना, आयंस का मतलब कैटायंस एनायंस बोथ। यहाँ पर जनाब कैटायन के केस में तो साइज कम हो गया है, बट एनायन के केस में नहीं होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर हम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते तो क्या हो जाता? इलेक्ट्रॉन दे देते तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते, प्रोटॉन तो सेम ही रहते। दैट मीन्स अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दें। चलिए आयंस आर ऑलवेज स्मॉलर इन साइज एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो यहाँ पर आपसे बोला गया है, ऐसे मानेंगे हम। चलिए प्रोटॉन 10 है, चलिए इसको रहने देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन आपका पीछा और नहीं छोड़ेगी। सिंपल समझ सकते हैं ना, कैटायन के केस में क्या होने वाला है, अभी तो एक्सप्लेन करके आए हैं आपको, चलिए वहीं पर दिखाते हैं, अदरवाइज टाइम भी वेस्ट होगा, समझ भी आपको नहीं आएगा। कैटायन का मतलब पॉजिटिव है ना, एनायन का मतलब नेगेटिव। बताइए ये कैटायन है ना, कैटायन के केस में आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाने वाले हैं। दैट मीन्स साइज अब छोटा हो रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी सेम है ना। यहाँ पर आइए, एनायंस के केस में क्या हो जाने वाला है, एनायंस के केस में इलेक्ट्रॉन्स आप ऐड कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहे होते हैं, बट प्रोटॉन्स सेम ही है, यानी कि वो जनाब साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। एनायंस के केस में साइज ज्यादा हो जाता है करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, बट कैटायंस के केस में घट जाता है। तो यहाँ पर तो एनायंस लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट आधा अधूरा सही है, यानी कि ये गलत कर देंगे, है ना। आयंस के बजाय अगर कैटायंस लिखा होता तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट को हम टिक कर रहे होते। 1 इज ट्रू, सेकंड इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट, सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 को कर देते हैं, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पर लिस्ट 1 में आपके पास एलिमेंट्स हैं, लिस्ट 2 में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अच्छा जी, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के बजाय यहाँ से करिए, आपको आसानी रहने वाली है ना। देखिए एलिमेंट्स विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सुनते ही आपको हेलोजन की तरफ जाना चाहिए, है ना। देखिए कोई है क्या हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन, ये रहा फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होने वाली है, देखते ही आप बता देंगे, इसमें कोई समस्या कोई दुख नहीं, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बनाइए, एलिमेंट्स विद लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, यहाँ पर बात करी गई है एटॉमिक साइज की, तो नीचे आते हुए क्या होता है, साइज बढ़ रहा होता है ना, नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा होता है, तो कौन होने वाला है, जो सबसे नीचे होगा, अरे हाँ है ना, जो 7वें 8वें ग्रुप के आसपास होगा उसी का साइज सबसे ज्यादा होगा। यस है क्या कोई? यस, देखिए इसको देख पा रहे हैं ना, यस, यानी कि सी का सेकेंड हो जाने वाला है। एलिमेंट्स व्हिच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अरे सिंपल सी बात है भैया, मेटलाइट्स बोलिए ना सीधे सीधे। यस, मेटलाइट्स जो मेटल कैरेक्टर भी शो करें, नॉन मेटल भी शो करें, दैट मींस वो मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई हुई है, एक निमोनिक बताया हुआ है, क्या? आज सबसे तेजी, आज सबसे तेजी, अरे हाँ है ना, देखिए टीई दिखाई दिया, एएस दिखाई दिया, अरे भैया दिखाई देना चाहिए, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड। बताइए कोई तकलीफ नहीं। क्लोरीन एंड सल्फर बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, क्लियर है, यानी कि ए का हो जाएगा फोर्थ। 4 3 2 1, अच्छा जी उल्टा दिया हुआ है, 4 3 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं। अब आप खुद देखिए, अगर आपको 1 या 2 भी आ रहे होते तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को क्रैक करके आगे बढ़ सकते थे। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में ये एडवांटेज आपके पास होता है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड, अच्छा तो यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ है, चलिए लिख लेते हैं पूरे को, थोड़ी सी प्रिंटिंग यहाँ पर भी है,
तो चलिए अब इसको कर लेते हैं। तो जनाब ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, प्रिंटिंग एरर है थोड़ी सी, उसमें आप मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टेटमेंट 1 को पढ़िए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर कंपाउंड इज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंसिडरेशन फ्रॉम अदर एटम्स इन द मॉलिक्यूल। तो जनाब ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए था, तब जाकर ये स्टेटमेंट सही होता, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से ये गलत हो जाने वाला है। ओके, आगे ये स्टेटमेंट 2, पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन इज मोर प्रिवेलेंट इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ओवर अदर पीरियड्स। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सही बात है। और ये क्यों होता है? क्योंकि जनाब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल हो रहे होते तो पी पाई डी पाई बन जाता। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, 2 इज करेक्ट, दैट मींस ये इनकरेक्ट, करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है।